हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 55। तो हमने 54 लेक्चर में देखा था रीति। रीत का मतलब होता है परंपरा या रीतकाल। दूसरे रीत का मतलब होता है विशिष्ट पद रचना, शैली या स्टाइल। रीति को हमने दो भागों में बांटा, एक गुण एक दोष, जिसमें हमने गुण को देख लिया था। गुण आंतरिक है, अलंकार बाहरी है। गुण 3 प्रकार के थे, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब हम देखते हैं दोष को। तो दोष भी 3 प्रकार के हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष में पहला पॉइंट है श्रुति कटुत्व दोष। शब्द दोष में पहला पॉइंट है श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष। और दूसरा पॉइंट है च्युत संस्कृति दोष, च्युत संस्कृति दोष। शब्द दोष में दूसरा पॉइंट है च्युत संस्कृति दोष, यानी व्याकरणिक ढांचे का ऐसा प्रयोग, व्याकरणिक ढांचे का ऐसा प्रयोग कि भाषा का पथ विचलित हो जाए। व्याकरणिक ढांचे का ऐसा प्रयोग कि भाषा का पथ विचलित हो जाए और समझने में दिक्कत आए। व्याकरणिक ढांचा का ऐसा प्रयोग कि भाषा का पथ विचलित हो जाए और समझने में दिक्कत आए। व्याकरणिक ढांचे का ऐसा प्रयोग कि भाषा का पथ विचलित हो जाए और समझने में दिक्कत आए। जैसे उदाहरण है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर देना, यानी राम आ रही थी। तो ये क्या है? ये है शब्द दोष। अब देखते हैं अर्थ दोष। तो अर्थ दोष में पहला है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष यानी समाज के लोग एक साथ ना पढ़ सकें, समाज के लोग एक साथ ना पढ़ सकें। दूसरा है अर्थ दोष में क्लिष्टत्व दोष, क्लिष्ट दोष, क्लिष्टत्व दोष यानी भाषा बहुत जटिल, भाषा बहुत जटिल। तो ये है अर्थ दोष में दूसरा क्लिष्ट दोष, यानी भाषा बहुत जटिल। तीसरा है संदिग्ध दोष, तीसरा है संदिग्ध दोष, यानी एक कथन के एक से ज़्यादा अर्थ निकले और स्पष्ट ना हो कि कौन सा अर्थ सही है। संदिग्ध दोष क्या है? एक कथन के एक से ज़्यादा अर्थ निकले और स्पष्ट ना हो कि कौन सा अर्थ सही है, तो वो संदिग्ध दोष है। चौथा है न्यून पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष। अर्थ स्पष्ट करने के लिए जितने शब्दों की ज़रूरत हो उतनी ना हो और अर्थ सही से स्पष्ट ना हो, तो वो है न्यून पदत्व दोष। यानी अर्थ स्पष्ट करने के लिए जितने शब्दों की ज़रूरत हो उतनी ना हो और अर्थ सही से स्पष्ट ना हो, तो ये है न्यून पदत्व दोष। अब देखते हैं इसमें 5वां पॉइंट है अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष क्या है? ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हो जबकि कम शब्दों में से अर्थ अस्पष्ट हो सकता था। तो अधिक पदत्व दोष क्या है? ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हो जबकि कम शब्दों में से अर्थ अस्पष्ट हो सकता था। और लास्ट पॉइंट है पुनरुक्त दोष, पुनरुक्त दोष। जहाँ दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो, जहाँ दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो। जैसे सिर में हेडेक है, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो इसमें क्या है? पुनरुक्त दोष है। तो अर्थ दोष में 6-7 प्रकार के दोष हैं, जिसमें पहला है अश्लीलत्व दोष, दूसरा है क्लिष्टत्व दोष, तीसरा है संदिग्ध दोष, चौथा है न्यून पदत्व दोष, 5वां है अधिक पदत्व दोष और 6ठा है पुनरुक्त दोष। अब हम देखते हैं रस दोष। तो रस दोष में पॉइंट है शब्द स्वशब्द वाच्य दोष। रस दोष में पॉइंट है स्वशब्द वाच्य दोष, स्वशब्द वाच्य दोष, स्वशब्द वाच्य दोष, यानी जिस रस की बात चल रही हो उसके तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जिस रस की बात चल रही हो उसके तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जिस रस की बात चल रही हो उसके तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जैसे श्रृंगार रस योजना में श्रृंगार शब्द का ही प्रयोग करना, जैसे श्रृंगार रस योजना में श्रृंगार शब्द का ही प्रयोग करना। तो ये क्या है? स्वशब्द वाच्य दोष है, यानी जिस रस की बात चल रही हो उसके तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब हम देखते हैं 5वें संप्रदाय को, जो कि है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक हैं आचार्य कुंतक।
वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक हैं आचार्य कुंतक, और भामाचार्य ने इसको अलंकार की संज्ञा दी। वक्रोक्ति संप्रदाय को भामाचार्य ने अलंकार की संज्ञा दी। ठीक, उसके बाद वक्रोक्ति जो है वक्र उक्ति। वक्रोक्त दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति, जिसका मतलब होता है टेढ़ेपन से की गई बात। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ेपन से की गई बात। आचार्य कुंतक ने इसे एक संप्रदाय के रूप में विकसित किया और वक्रोक्ति काव्य जीवितम नामक शास्त्र लिखा। वक्र उक्ति का मतलब होता है टेढ़ेपन से की गई बात, और आचार्य कुंतक ने इसे एक संप्रदाय के रूप में विकसित किया। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम नामक शास्त्र लिखा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम नामक शास्त्र लिखा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम पांच प्रकार के हैं। पहला है वर्ण वक्रता, दूसरा है पद वक्रता, तीसरा है वाक्य वक्रता, चौथा है प्रकरण वक्रता और पांचवा है प्रबंध वक्रता। पहला है वर्ण वक्रता, दूसरा है पद वक्रता, तीसरा है वाक्य वक्रता, चौथा है प्रकरण वक्रता और पांचवा है प्रबंध वक्रता। ठीक, तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम नामक शास्त्र लिखा। जो वक्रोक्ति काव्य जीवितम है वो पांच प्रकार का है, जिसमें पहला है वर्ण वक्रता, दूसरा है पद वक्रता, तीसरा है वाक्य वक्रता, चौथा है प्रकरण वक्रता और पांचवा है प्रबंध वक्रता। पद वक्रता जो है ये उपचार वक्रता भी इसे बोलते हैं। पद वक्रता को उपचार वक्रता छायावाद में बोलते हैं। पद वक्रता को उपचार वक्रता छायावाद में बोलते हैं। यह हम बोल सकते हैं कि पद वक्रता का भेद ही उपचार वक्रता है। पद वक्रता का भेद उपचार वक्रता है, जिसे छायावाद में प्रयोग करते हैं। पद वक्रता का भेद उपचार वक्रता है, जिसे छायावाद में प्रयोग करते हैं। तो उपचार वक्रता जो है वो एक बड़ा गोला है, जिसके अंतर्गत मानवीकरण आता है। तो उपचार वक्रता के अंतर्गत मानवीकरण आता है, यानी जो जैसा नहीं है उसको वैसा ही प्रस्तुत करना। जो जैसा नहीं है उसको वैसा ही प्रस्तुत करना। जैसे किसी उड़ने वाले कीट को हेलीकॉप्टर कह देना। जैसे किसी उड़ने वाले कीट को हेलीकॉप्टर कह देना, तो ये उपचार वक्रता है। जैसे जीरे राइस में बच्चों द्वारा जीरे को चींटी कहकर संबोधित करना। जैसे जीरे राइस में बच्चों द्वारा जीरे को चींटी कहकर संबोधित करना। अब हम देखते हैं शुक्ल जी द्वारा किए गए प्रकार। शुक्ल जी ने वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रकार किया। तो अब देखते हैं शुक्ल जी द्वारा किए गए प्रकार। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक शब्द है उपालंभ। तो उपालंभ का मतलब होता है उलाहना। उपालंभ का मतलब होता है उलाहना। उपालंभ जो है वो दिल बुरा नहीं है पर गुस्से में व्यंग। दिल बुरा नहीं है पर गुस्से में किया गया व्यंग जो है वो उपालंभ यानी उलाहना कहलाता है। अब देखते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय शुक्ल जी द्वारा किए गए कौन से प्रकार हैं। तो शुक्ल जी द्वारा किए गए प्रकार दो प्रकार से हैं। एक है बुद्धि प्रेरित वक्रता, दूसरा है भाव प्रेरित वक्रता। बुद्धि प्रेरित वक्रता, भाव प्रेरित वक्रता। तो बुद्धि प्रेरित वक्रता जो है वो शुष्क होती है और यांत्रिक और विचित्र हो जाती है। बुद्धि प्रेरित वक्रता दो पॉइंट है, एक है शुष्क होती है, दूसरा यांत्रिक और विचित्र हो जाती है। बुद्धि प्रेरित वक्रता शुष्क होती है और यांत्रिक और विचित्र हो जाती है। बुद्धि प्रेरित वक्रता में नाम आता है केशोदास का। बुद्धि प्रेरित वक्रता में नाम आता है केशोदास का। और बुद्धि प्रेरित वक्रता बुद्धि चला के जबरदस्ती वक्रता लिखना। बुद्धि चला के जबरदस्ती वक्रता लिखना, ये बुद्धि प्रेरित वक्रता है। और इसमें तीसरा पॉइंट है कुंतक की तुलना शुक्ल जी ने क्रोचे इटली से की। कुंतक की तुलना शुक्ल जी ने क्रोचे जो कि इटली से था उससे की। कुंतक कौन है? वक्रोक्तिवाद के संप्रदाय के जनक हैं। तो कुंतक की तुलना शुक्ल जी ने क्रोचे जो कि इटली का था उससे की। तो क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद दिया था। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद के बारे में बताया था
जिसका मतलब है कविता पहले दिमाग में आती है पर जो लिखा गया है वो ट्रांसलेशन है। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद को दिया। इसका मतलब होता है कविता पहले दिमाग में आती है पर जो लिखा गया है वो ट्रांसलेशन है। तो बुद्धि प्रेरित वक्रता में 2 पॉइंट है, शुष्क होती है, यांत्रिक और विचित्र हो जाती है। दूसरा इसमें 1 पॉइंट है, केशवदास हैं। तीसरा पॉइंट है बुद्धि चला के जबरदस्ती वक्रता लिखना। और तीसरा पॉइंट है या चौथा पॉइंट है, कुंतक की तुलना शुक्ल जी ने क्रोचे से की। क्रोचे जो था वो अभिव्यंजनावाद के बारे में बताया, जिसका मतलब होता है कविता पहले दिमाग में आती है पर जो लिखा गया है वो ट्रांसलेशन है। दूसरा है भाव प्रेरित वक्रता। भाव प्रेरित वक्रता का मतलब है भावुकता तीव्र हो तब ऐसा हो। भाव प्रेरित वक्रता क्या है? भावुकता हो तब ऐसा हो, बात सीधी नहीं वक्र रूप में ही निकलेगी। बात सीधी नहीं वक्र रूप में ही निकलेगी। दूसरा पॉइंट है, शुक्ल जी कहते हैं कि यह श्रेष्ठ है। शुक्ल जी कहते हैं कि यह श्रेष्ठ है, यानी भाव प्रेरित वक्रता श्रेष्ठ है। इसका उदाहरण है सूरदास का भ्रमर गीत सार। सूरदास का भ्रमर गीत सार भाव प्रेरित वक्रता का उदाहरण है सूरदास का भ्रमर गीत सार। अब देखते हैं लास्ट संप्रदाय, जिसका नाम है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय जिसे आचार्य क्षेमेंद्र ने दिया था। औचित्य संप्रदाय को आचार्य क्षेमेंद्र ने दिया था। पहले के 5 सिद्धांत या संप्रदाय उचित अनुपात में हो उसे ही औचित्य संप्रदाय कहते हैं। पहले के 5 सिद्धांत या संप्रदाय उचित अनुपात में हो उसे ही औचित्य संप्रदाय कहते हैं। इसमें आता है छंद। छंद 4 प्रकार के हैं, तुक, लय, यति, गति। तुक, लय, यति, गति। तुक, लय, यति, गति। तुक, लय, यति, गति। तो छंद 4 प्रकार के हैं, तुक, लय, यति, गति। तुक का मतलब है अंत्यानुप्रास। तुक का मतलब है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मतलब पंक्तियों के अंतिम बनने वाले तुकबंदी। पंक्तियों के अंतिम बनने वाले तुकबंदी। तो तुक का मतलब है अंत्यानुप्रास, यानी पंक्तियों के अंतिम बनने वाले तुकबंदी। पंक्तियों के अंतिम बनने वाले तुकबंदी। और इसमें तुक में क्या है? तुक अनिवार्य शर्त नहीं है। तुक अनिवार्य शर्त नहीं है। तुक में होता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जिसका मतलब होता है पंक्तियों के अंतिम बनने वाले तुकबंदी। लेकिन इसमें पॉइंट में है तुक अनिवार्य शर्त नहीं है। दूसरा है लय। लय मतलब होता है प्रवाह, और प्रवाह का मतलब है व्याकरण के नियमों में बदलाव से लय बनता है। व्याकरण के नियमों में बदलाव से लय बनता है। व्याकरण के नियमों में बदलाव से लय बनता है। तीसरा है यति। यति का मतलब है कोई छंद गाते समय जो विराम आता है उसे ही यति कहते हैं। कोई छंद गाते समय जो विराम आता है उसे ही यति कहते हैं। और चौथा है गति। गति का मतलब है जहाँ प्रवाह है कोई यति नहीं है। जहाँ प्रवाह है कोई यति नहीं है, वो है गति। छंद के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद। तो मात्रिक छंद का मतलब है मात्रा से संबंधित है। मात्रिक छंद मात्रा से संबंधित है, आमतौर पर स्वर ही से संबंधित है। तो मात्रिक छंद जो है वो मात्रा से संबंधित है, आमतौर पर स्वर ही से संबंधित है। अंग्रेजी के स्वर ही हिंदी में मात्रा बनती हैं। अंग्रेजी के स्वर ही हिंदी में मात्रा बनती हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू जो है अंग्रेजी के स्वर, ये हिंदी में मात्रा बनती हैं। तो मात्रिक छंद जो है वो आमतौर पर स्वर ही होते हैं और मात्रा से संबंधित होते हैं। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजी के स्वर ही हिंदी में मात्रा बनती हैं। उसके बाद छंद में दूसरा प्रकार है वर्णिक छंद, और तीसरा है मुक्त छंद। तो छंद 3 प्रकार के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद। वर्णिक छंद क्या है? वर्णों से तय होता है। वर्णिक छंद वर्णों से तय होता है। अब हम देखते हैं मात्रा गणना। तो मात्राओं की गणना से नियम तय होते हैं। मात्राओं की गणना से नियम तय होते हैं। जैसे पहला नियम है आ, ई, उ, री। ये है लघु स्वर हैं, इनकी मात्रा 1 होती है। आ,
ई, ऊ, री ये लघु स्वर हैं, इनकी मात्रा एक होती है। दूसरा पॉइंट है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, बड़ी री ये जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं और इनकी मात्रा 2 काउंट होती है, यानी अवग्रह, जिसे अवग्रह बोलते हैं, वो 2 काउंट होती है। तीसरा पॉइंट है अगर अधूरा व्यंजन शब्द के प्रारंभ में आए तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। अगर अधूरा व्यंजन शब्द के प्रारंभ में आए तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। जैसे व्यवहार है तो आधा व जो है इसकी गणना नहीं की जाएगी। चौथा पॉइंट है अगर अधूरा व्यंजन शब्द के मध्य में आए, अगर अधूरा व्यंजन शब्द के मध्य या अंतिम में आए, अगर अधूरा व्यंजन शब्द के मध्य में या अंतिम में आए तो उसके पहले के अक्षर दीर्घ स्वर में रूपांतरित हो जाएंगी। हो जाएंगे। जैसे है कंभखत, तो कंभकत में का के बाद आधा माँ आया है, यानी आधा व्यंजन आया है, तो का को डबल काउंट करेंगे, यानी अवग्रह के रूप में काउंट करेंगे। फिर बा के बाद आधा खा है तो बा को भी डबल काउंट करेंगे, यानी अवग्रह के रूप में काउंट करेंगे। फिर ता को मूल स्वर यानी अकेले काउंट करेंगे। तो कंभकत में 2, 2, 4, 1, 5 चरण हैं, मतलब 5 चरण हैं। हंस में तो हंस जैसे है तो हंस में हा के बाद आधा ना आता है, तो इस वजह से हंस को हा को डबल काउंट करेंगे और सा को अकेले काउंट करेंगे। लेकिन जो हस है, उसमें हा को 1 काउंट करेंगे और सा को भी 1 काउंट करेंगे। चरण 4 चरण समानता पर कभी कभी 6 चरण होते हैं। समानता 4 चरण होते हैं पर कभी कभी 6 चरण होते हैं। जैसे छप्पे और कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। अब हम देखते हैं मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। एक है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद क्या है? जिस छंद में 4 चरणों में बराबर मात्राएं हों, वो सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद क्या है? जिनमें पहले और तीसरे चरण में तथा दूसरे और चौथे चरण में बराबर मात्राएं हैं, वो अर्ध सममात्रिक छंद है। जिसमें पहले और तीसरे चरण में तथा दूसरे और चौथे चरण में बराबर मात्राएं हैं, वो अर्ध सममात्रिक छंद है। और विषम मात्रिक छंद क्या है? जिसमें 4 चरणों में असमान मात्राएं हों, वो विषम मात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद का उदाहरण है, यानी एक चरण में, जैसे सममात्रिक छंद का उदाहरण है रोला, चौपाई, हरिगीतिका। तो रोला में 24 मात्रा, चौपाई में 16 मात्रा और हरिगीतिका में 28 मात्रा होती हैं। अर्ध सममात्रिक का उदाहरण है दोहा और सोरठा। तो दोहा में 13-11 होता है मात्रा और सोरठा में 11-13 मात्रा होती है। उसके बाद है विषम मात्रिक। तो विषम मात्रिक जो है वो सामान्यतः व्यवहार में प्रायः नज़र नहीं आते। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 55 यहीं पे समाप्त होता है। साहित्य लेक्चर 156। तो हमने देखा, अब हम देखते हैं दोहा। दोहा में पहले और तीसरे पद में 13 मात्राएं और दूसरे पद में 11 मात्राएं, फिर तीसरे पद में 13 मात्राएं और चौथे पद में 11 मात्राएं होती हैं, यानी कुल मिलाकर 48 मात्राएं होती हैं। जिसमें लास्ट वाला जो मात्रा होता है वो एक बड़ा होता है और एक डबल होता है और एक सिंगल होता है अंतिम में जो होता है। जैसे दोहा का एग्जाम्पल है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए,
आवरण को शीतल करे, आपहु शीतल होए। उसके बाद अब हम देखते हैं चौपाई। चौपाई में क्या होता है, इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें मतलब एक पंक्ति में 16 मात्राएं और दूसरी पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। और लास्ट में जो है वो एक सिंगल होगा और एक डबल होगा, यानी पहले सिंगल फिर लास्ट में डबल। तो इसका एग्जाम्पल है, जहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, जहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई, जहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई। उसके बाद अब हम देखते हैं हरिगीतिका। तो हरिगीतिका में कुल 15 मतलब कुल मात्राएं अगर बात करें तो 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16 और 12 यानी पहले पंक्ति में 16 उसके बाद 12 मात्राएं होती हैं। पंक्ति में नहीं बोलेंगे, एक पंक्ति के कुछ हिस्से में 16 मात्राएं फिर 12 मात्राएं होती हैं। अंतिम में इसमें भी एक सिंगल और एक डबल होता है। इसका एग्जाम्पल है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो है ये हरिगीतिका है। अब हम देखते हैं वर्णिक छंद। तो हमने मात्रिक छंद देख लिया, जिसमें जो 3 प्रकार के थे, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। अब हम देखते हैं वर्णिक छंद। छंद भी 3 प्रकार के थे, एक मात्रिक, एक वर्णिक और एक मुक्तक। तो हमने मात्रिक देख लिया, अब हम वर्णिक देखते हैं। वर्णिक जो है वो 2 प्रकार से हैं, एक सवाइया एक कवित्त। एक सवाइया एक कवित्त। कवित्त क्या है, 31 वर्णों की पंक्तियां जो हैं 16 + 15 की, वो कवित्त हैं। तो वर्णिक छंद में वर्णिक छंद 8 प्रकार से हैं, यानी 8 हैं, जिसको याद करने का तरीका है, यमाता राज भान सलगम, यमाता राज भान सलगम, यमाता राज भान सलगम, यमाता राज भान सलगम। जिसको याद करने की ट्रिक है, यमाता राज भान सलगम, जिसमें पहला है यगड़, जिसमें है पहले यगड़, यगड़ मतलब यमाता। दूसरा है मगड़ मतलब मातारा। तीसरा है तगड़ यानी तराज। चौथा है रगड़ यानी राजभा। पांचवा है जगड़ यानी जभान। छठा है भगड़ यानी भानस। सातवां है नगड़ यानी नस्ल और 8वां है सगड़ यानी सलगम। तो ये 8 प्रकार के हैं, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। यगड़ में एक सिंगल 2 डबल होता है, मगड़ में तीनों डबल होते हैं, तगड़ में 2 डबल 1 सिंगल होता है, चौथे में यानी रगड़ में 2 देखिए रगड़ में क्या होता है, 1 डबल फिर सिंगल फिर डबल, और जगड़ में 1 सिंगल 1 डबल फिर सिंगल। और भगड़ में क्या होता है, डबल सिंगल सिंगल। नगड़ में क्या होता है, सिंगल सिंगल सिंगल। और सगड़ में क्या होता है, सिंगल सिंगल डबल। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है, यमाता राज भान सलगम, यमाता राज भान सलगम। यगड़ में 1 सिंगल 2 डबल, मगड़ में तीनों डबल, तगड़ में 2 डबल 1 सिंगल, रगड़ में 1 डबल फिर सिंगल फिर डबल, जगड़ में 1 सिंगल डबल सिंगल, भगड़ में डबल सिंगल सिंगल, नगड़ में तीनों सिंगल और सगड़ में सिंगल सिंगल डबल। ठीक, अब हम देखते हैं कवित्त क्या है। तो कवित्त है सीख लीनो, जैसे कवित्त का उदाहरण है, हमने इसमें देखा था 31 वर्णों की पंक्तियां होती हैं। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल चैन, जिसमें पहली पंक्ति में 16
मात्राएं होती हैं और फिर अगले में 15 वर्ड होते हैं। पहले में 16 वर्ड होते हैं और फिर दूसरी पंक्ति में 15 वर्ड होते हैं। वर्ड इसमें देखना है। सीख लीनो मृग खंजन कमल चैन। सीख लीनो मृन मृग खंजन कमल चैन। सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल चैन। सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। तो सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल चैन, इसमें 16 वर्ड है। और सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है, इसमें 15 वर्ड हैं। अब हम देखते हैं सवाया। सवैया क्या है? मालती या मंतव्य पद सवैया जो है, मालती या मंतव्य पद सवैया जो है ये है, इसमें 7 भगड़ और 2 गुरु या दीर्घ वर्ण होते हैं। 7 भगड़ और 2 गुरु या दीर्घ वर्ण होते हैं। मतलब 7 डबल और आई होगा और फिर और 2 डबल होंगे। ठीक। अब हम देखते हैं काव्य हेतु। तो असाध्य वीणा का है, अज्ञे का है असाध्य वीणा। तो हम देखते हैं काव्य हेतु यानी काव्य के कारण। तो असाध्य वीणा का है, अज्ञे का है असाध्य वीणा। आचार्य मम्मट कवि में कौन सी विशेषता है जिससे वे कवि बनता है? आचार्य मम्मट कहते हैं, काव्य हेतु क्या है? आचार्य मम्मट कहते हैं कि कवि में कौन सी विशेषता है जिससे वो कवि बनता है, वो वही है। कवि में कौन सी विशेषता है जिससे वो कवि बनता है, वही काव्य हेतु कहलाता है। और ये आचार्य मम्मट द्वारा बताया गया। तो आचार्य मम्मट द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, बताया गया। इसका मतलब होता है काव्य हेतु का कि कवि में कौन सी विशेषता है जिससे वो कवि बनता है, यही काव्य हेतु है। काव्य हेतु जो है ये 3 प्रकार से होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिभा या शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। पहला है प्रतिभा या शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। प्रतिभा या शक्ति का मतलब है बुद्धि का एक विशेष रूप या प्रज्ञा। बुद्धि का एक विशेष रूप या प्रज्ञा। इसका मतलब है नवाचार या सृजनात्मक क्षमता। नवाचार या सृजनात्मक क्षमता। नवाचार या सृजनात्मक क्षमता। व्युत्पत्ति का मतलब है महान कवियों की रचनाओं से सीखना। महान कवियों की रचनाओं से सीखना। और अभ्यास का मतलब अभ्यास है। तो प्रतिभा या शक्ति का मतलब है बुद्धि का एक विशेष रूप या प्रज्ञा यानी नवाचार या सृजनात्मक क्षमता। व्युत्पत्ति का मतलब है महान कवियों की रचनाओं से सीखना। और अभ्यास का मतलब अभ्यास ही है। प्रतिज्ञा जो है वो होता है प्रज्ञान वनोमेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञान वनोमेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञान वनोमेष शालिनी प्रतिभा मता। तो कंत मतलब होता है पति, कांता मतलब पत्नी या प्रेयसी। तो ये होता है प्रतिभा। ठीक है। तो प्रतिभा क्या है हमने देख लिया। तो सबसे पहले था प्रतिभा या शक्ति। ठीक। तो प्रतिभा को परिभाषित किया गया है छोटे से रूप में, प्रज्ञान वनोमेष शालिनी प्रतिभा मता। अब हम देखते हैं प्रतिभा 2 प्रकार की होती हैं। एक कार्यत्री प्रतिभा और दूसरा भावइत्री प्रतिभा। कार्यत्री मतलब प्रतिभा है कि कवि की प्रतिभा, और भावइत्री प्रतिभा है पाठक या श्रोता के पास होने वाली प्रतिभा। पाठक जो है, पाठक में सहृदय होना चाहिए। पाठक जो है सहृदय होना चाहिए, यानी वह पाठक जिसके पास साहित्य को समझने वाला हृदय हो। वह पाठक जिसके पास साहित्य को समझने वाला हृदय हो। अब हम देखते हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन मतलब होता है कवि के लिए क्या प्रयोजन या क्यों लिखता है। कवि के लिए क्या प्रयोजन या क्यों लिखता है और पाठक क्यों पढ़ता है, वही काव्य प्रयोजन है। यानी कवि के लिए क्या प्रयोजन या क्यों लिखता है और पाठक क्यों पढ़ता है, तो ये है काव्य प्रयोजन। आचार्य मम्मट 11वीं सदी द्वारा प्रतिपादित। ये भी आचार्य मम्मट के 11वीं
आचार्य मम्मट के द्वारा 11वीं सदी में प्रतिपादित है। इसमें पहला पॉइंट है सदा पर निर्वृत्ति। सदा पर निर्वृत्ति, सदा पर निर्वृत्ति यानी तुरंत रसास्वादन। तुरंत रसास्वादन यानी पाठक के लिए लिखता है। दूसरा है कांता सम्मति उपदेश यानी पाठक सीखेगा। कांता सम्मति उपदेश यानी कविता जो है प्रेयसी की तरह उपदेश देती है, और हमने पहले ही देख लिया प्रेयसी जो है वो होती है पत्नी, उसी को प्रेयसी या कांता बोलते हैं या पत्नी बोलते हैं। तो दूसरा है कांता सम्मति उपदेश यानी पाठक सीखेगा इससे, यानी कविता जो है प्रेयसी की तरह उपदेश देती है। तीसरा है यश की प्राप्ति यानी कवि को प्राप्त होगा, यश की प्राप्ति कवि को होगा एक खास संदर्भ में, पाठक भी या मुरारी बापू। चौथा है धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति कवि को प्राप्त होगा, यानी धन कवि को प्राप्त होगा एक खास संदर्भ में, पाठक भी। पांचवा है व्यवहार का ज्ञान, पाठक को प्राप्त होगा व्यवहार का ज्ञान। और छठवां है स्वेत्तर क्षते। स्वेत्तर क्षते मतलब जो समाज के लिए बुरा है उसका नाश। स्वेत्तर क्षते मतलब जो समाज के लिए बुरा है उसका नाश, यानी समाज के लिए प्रयोजन, वो है स्वेत्तर क्षते। काव्यशास्त्र में इसका मतलब रोग का समाधान। काव्यशास्त्र में स्वेत्तर क्षते का मतलब है रोग का समाधान। तुलसीदास की बाहु पीड़ा होने के कारण हनुमान बाहुक की रचना की। काव्यशास्त्र में इसका मतलब होता है स्वेत्तर क्षते का रोग का समाधान। तुलसीदास की बाहु पीड़ा होने के कारण हनुमान बाहुक की रचना की। तुलसीदास की बाहु पीड़ा होने के कारण हनुमान बाहुक की रचना की। तो हमने देखा काव्य प्रयोजन क्या है। तो काव्य प्रयोजन है कवि के लिए क्या प्रयोजन या क्यों लिखता है कवि और पाठक क्यों पढ़ता है, ये काव्य प्रयोजन है। तो इसमें हमने 6 कारण देखे। पहला है तुरंत रसास्वादन यानी पाठक के लिए। दूसरा है कविता जो है प्रेयसी की तरह उपदेश देती है। तीसरा है यश की प्राप्ति के लिए। चौथा है धन की प्राप्ति के लिए। पांचवा है व्यवहार के ज्ञान पाठक को प्राप्त होगा इसके लिए। और छठवां है स्वेत्तर क्षते। स्वेत्तर क्षते का मतलब है जो समाज के लिए बुरा है उसका नाश, यानी समाज के लिए प्रयोजन। और काव्यशास्त्र में इसका मतलब होता है रोग का समाधान। जैसे तुलसीदास की बाहु पीड़ा होने के कारण हनुमान बाहुक की रचना की। अब हम देखते हैं काव्य लक्षण। काव्य लक्षण को भामा की परिभाषा अगर देखें तो काव्य लक्षण को लेकर भामा की परिभाषा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम यानी शब्द और अर्थ का साथ साथ होना ही काव्य है। शब्द और अर्थ का साथ साथ होना ही काव्य है, यानी अतिव्याप्ति दोष। इसमें अतिव्याप्ति दोष है। भामा की परिभाषा में काव्य लक्षण क्या है, शब्दार्थो सहितो काव्यम यानी शब्द और अर्थ का साथ साथ होना ही काव्य है। तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है। तो अतिव्याप्ति दोष क्या होता है, किसी चीज़ की परिभाषा में उस चीज़ के अलावा और भी चीज़ें शामिल हो जाएं। और अव्याप्ति दोष क्या है, किसी चीज़ की परिभाषा में उस चीज़ का पूर्णता शामिल न होना। दूसरा है विश्वनाथ की परिभाषा। विश्वनाथ की परिभाषा है वाक्य रसात्मकम काव्यम। वाक्य रसात्मकम काव्यम यानी जो रस से भरा हो वही काव्य है। जो रस से भरा हो वही काव्य है। ये है अव्याप्ति दोष। इसमें है अव्याप्ति दोष। जो रस से भरा हो वही काव्य है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की परिभाषा है, लेकिन इसमें अव्याप्ति दोष है। तीसरे थे आचार्य जगन्नाथ की परिभाषा। आचार्य जगन्नाथ की परिभाषा तो इनके अनुसार है रमणीयार्थ प्रतिपादकाः शब्दा काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकाः शब्दा काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकाः शब्दा काव्यम यानी वे शब्द जो सुंदर अर्थ की प्रस्तुति करते हैं काव्य कहलाते हैं। वे शब्द जो सुंदर अर्थ की प्रस्तुति करते हैं काव्य कहलाते हैं। अब हम सबसे सही, वे शब्द जो सुंदर अर्थ की प्रस्तुति करते हैं काव्य कहलाते हैं। अब हम अपने अनुसार देखते हैं, यानी सबसे सही जो परिभाषा है वो देखते हैं। तो रमणीय अर्थ का अपनी बात, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले तथा समाज के हित को साथ में लेकर चलने वाले शब्दार्थ को, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले तथा समाज के हित को
साथ में लेकर चलने वाले शब्दार्थ को या भाषिक अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। यानी समाज हित वाली बात आधुनिक काल में जोड़ा गया है। समाज हित वाली बात ये आधुनिक काल में जोड़ा गया है। तो फिर से बोलता हूँ, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले तथा समाज के हित को साथ में लेकर चलने वाले शब्दार्थ को या भाषिक अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले तथा समाज के हित को साथ में लेकर चलने वाले शब्दार्थ को या भाषिक अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। अब हम देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, अगर आप लोग भूल गए हैं, मतलब कि मैं भूल गया हूँ अगर कि शुरू में कैसे बांटा गया था, तो चलिए एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ कि शुरू में इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। तो हमने एक देखा था भारतीय, फिर देखा था पश्चिमी। तो भारतीय में हमें पढ़ना था 6 संप्रदाय, जो कि हमने पढ़ लिया। रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। फिर हमें पश्चिमी में देखना था सिद्धांत और शब्द। शब्द में हमें देखना है बिंब, प्रतीक, मिथक, फंतासी। और सिद्धांत में देखना है स्वच्छंदतावादी, जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का है। दूसरा था शास्त्रवाद या अभिजात्यवाद, जो कि अरस्तु और टी.एस. इलियट का है। तो चलिए फिर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखते हैं। पहला जो देखते हैं वो है शास्त्रवाद या अभिजात्यवाद। शास्त्रवाद या अभिजात्यवाद यानी क्लासिसिज्म। तो ये अरस्तु और टी.एस. इलियट द्वारा दिया गया। दूसरा, इसका मतलब होता है सोच समझकर लिखना, सोच समझकर लिखना। तीसरा होता है भावनाओं से तटस्थ होकर लिखना, भावनाओं से तटस्थ होकर लिखना। चौथा होता है महान कवियों का अनुकरण करना, चौथा होता है महान कवियों का अनुकरण करना। और पांचवा होता है तराशा हुआ शिल्प होना चाहिए, तराशा हुआ शिल्प होना चाहिए। यानी पहला है अरस्तु और टी.एस. इलियट द्वारा दिया गया, इसका दूसरा मतलब होता है सोच समझकर लिखना। तीसरा है भावनाओं से तटस्थ होकर लिखना। चौथा है महान कवियों का अनुकरण करना। और पांचवा है तराशा हुआ शिल्प होना चाहिए। अब हिंदी साहित्य में अगर बात करें इसकी, तो हिंदी साहित्य में ये रीतकाल में दिखती है। रीतकाल में यानी बिहारी के समय ये दिखता है। दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी द्विवेदी युग में भी दिखता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नियमों को लेकर कठोरता से हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी नियमों को लेकर कठोरता से हैं, तो ये द्विवेदी युग में भी दिखता है और अज्ञेय में दिखता है। तो शास्त्रवाद या अभिजातवाद का मतलब है सोच समझ कर लिखना, भावनाओं से तटस्थ होकर लिखना, महान कवियों का अनुकरण करना और तराशा हुआ शिल्प होना चाहिए। हिंदी साहित्य में ये रीतकाल में बिहारी के यहाँ दिखता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नियमों को लेकर कठोरता से थे, इसलिए द्विवेदी युग यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय दिखता है। और तीसरा अज्ञेय में दिखता है। अब हम देखते हैं स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म। तो स्वच्छंदतावाद क्या है? भावनाएं तीव्रता के साथ केंद्र में हैं, भावनाएं तीव्रता के साथ केंद्र में हैं, प्रेम की भावना केंद्र में यानी रोमांच वाला प्रेम। स्वच्छंदतावाद में पहला क्या है? पहला पॉइंट है भावनाएं तीव्रता के साथ केंद्र में हैं, यानी प्रेम की भावना केंद्र में यानी रोमांच वाला प्रेम। दूसरा पॉइंट है प्रकृति से प्रेम समानता, समानता प्रकृति से प्रेम है, सामान्यता प्रकृति से प्रेम है। चौथा है नियमों से मुक्ति, चौथा है नियमों से मुक्ति, तीसरा है नियमों से मुक्ति। पहला है भावनाएं तीव्रता के साथ केंद्र में है यानी प्रेम की भावना केंद्र में यानी रोमांच वाला प्रेम। तो दूसरा है प्रकृति से प्रेम, समानता प्रकृति से प्रेम। चौथा है नियमों से मुक्ति, तीसरा है नियमों से मुक्ति और चौथा है वर्ड्सवर्थ कॉलरिज, इन पर रूसो का प्रभाव। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने इसे दिया और इन पर रूसो का प्रभाव है। तो स्वच्छंदतावाद में 3 चीज़ें होती हैं, भावनाएं तीव्रता के साथ केंद्र में है यानी प्रेम की भावना केंद्र में हो यानी रोमांच वाला प्रेम। दूसरा है प्रकृति से समानता प्रकृति से प्रेम। तीसरा है नियमों से मुक्ति और चौथा है किसे वर्ड्सवर्थ कॉलरिज ने दिया जिन पर रूसो का प्रभाव था। तो अब हम देखते हैं शब्द। तो शब्द में पहला था बिंब, तो हम सबसे पहले बिंब देखते हैं। बिंब को दिया था प्रोफेसर फ्लिंट ने, प्रोफेसर फ्लिंट या फिलिंट या फलिंट। तो प्रोफेसर फ्लिंट या फिलंट या फलिंट ने बिंब दिया था। बिंब मतलब होता है मन में बनने वाले चित्र,
मन में बनने वाले चित्र जो हैं यानी चित्र भाषा जो है वही बिंब है। तो मन में बनने वाले चित्र यानी चित्र भाषा ही बिंब है। इसमें दूसरा पॉइंट है इंद्रियक अनुभूतियाँ होती हैं। इंद्रियक अनुभूतियाँ होती हैं यानी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा इंद्रियक अनुभूतियाँ होती हैं। आँख के द्वारा दृश्य बिंब या चाक्षुष बिंब बनता है। आँख के द्वारा दृश्य बिंब या चाक्षुष बिंब बनता है। कान के द्वारा श्रव्य या ध्वनि बिंब बनता है। नाक के द्वारा गंध या घृणज बिंब बनता है। जीभ के द्वारा आस्वाद बिंब बनता है और त्वचा के द्वारा स्पर्श या त्वक बिंब बनता है। आँख के द्वारा दृश्य बिंब या चाक्षुष बिंब, कान के द्वारा श्रव्य या ध्वनि बिंब, नाक के द्वारा गंध या घृणज बिंब, जीभ के द्वारा आस्वाद बिंब और त्वचा के द्वारा स्पर्श या त्वक बिंब बनता है। बिंब 2 प्रकार से हैं, एक एकल बिंब और दूसरा संश्लिष्ट। एकल बिंब का मतलब होता है एक इंद्रियों की अनुभूति। एकल बिंब का मतलब है एक इंद्रियों की अनुभूति। और संश्लिष्ट का मतलब होता है एक या एक से अधिक इंद्रियों की अनुभूति। एक या एक से अधिक इंद्रियों की अनुभूति। सूर्य, बिहारी, निराला और मुक्तिबोध जो हैं, सूर्य, बिहारी, निराला और मुक्तिबोध जो हैं वो बिंबों का महानगर हैं। तो सूर्य, बिहारी, निराला और मुक्तिबोध जो हैं वो बिंबों का महानगर हैं, यानी वो बिंब का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, चाटे से कनपटी टूटी। चाटे से कनपटी टूटी कि यह क्या। चाटे से कनपटी टूटी कि यह क्या। त्वचा उखड़ गई पूरी की पूरी, आँखों में तैरी रक्तिम तितलियाँ, चिंगियाँ नीली, कान में भर गई अनहद नाद की भन्न भन्न। तो ये क्या है, ये संश्लिष्ट बिंब का उदाहरण है। ये संश्लिष्ट बिंब का उदाहरण है। मतलब चाटे से कनपटी टूटी कि यह क्या, त्वचा उखड़ गई पूरी की पूरी, आँखों में तैरी रक्तिम तितलियाँ, चिंगियाँ नीली, कान में भर गई अनहद नाद की भन भन। तो ये संश्लिष्ट बिंब का उदाहरण है। अब देखते हैं बिंब एक और प्रकार करते हैं। तो बिंब 2 प्रकार से होते हैं, एक स्थिर और एक गतिशील। एक स्थिर बिंब और दूसरा गतिशील बिंब। स्थिर बिंब क्या है, जिसमें रुका हुआ चित्र हो। और गतिशील बिंब क्या है, जिसमें चलायमान या चलता हुआ चित्र हो, चलायमान या चलता हुआ चित्र बने। जैसे राम की शक्ति पूजा जो है, राम की शक्ति पूजा, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। ये बिंब के भीतर के बिंब में बिंब है। बिंब के भीतर के बिंब में बिंब है, यानी खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। तो ये बिंब के भीतर बिंब में बिंब के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से लेक्चर नंबर 56 यहीं पे समाप्त होता है। साहित्य लेक्चर 57 और 58। अब हम देखते हैं प्रतीक। हमने देखा पश्चिमी जो है उसमें हमने सिद्धांत देख लिए। अब हम उसमें शब्द देख रहे थे, जिसमें हमने पहला शब्द बिंब देख लिया था। और अब हम देखते हैं प्रतीक यानी सिंबल। तो प्रतीक को पॉल टिलिक ने दिया। पॉल टिलिक ने प्रतीकवाद सिद्धांत दिया। तो पॉल टिलिक कौन है, प्रतीकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो प्रतीकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक पॉल टिलिक हैं। पॉल टिलिक ने कहा, प्रतीक वह है जो अपना अतिक्रमण करे तथा किसी अन्य वस्तु या भाव या विचार की ओर निर्देश करे। प्रतीक वह है जो अपना अतिक्रमण करे तथा किसी अन्य वस्तु या भाव या विचार की ओर निर्देश करे। तो प्रतीक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहला, डर या संकोच की वजह से। और दूसरा है प्रभावी तरीके से बात व्यक्त करने के लिए। पहला है डर या संकोच की वजह से और दूसरा है प्रभावी तरीके से बात व्यक्त करने के लिए। इसमें 2 तरीका है, एक है अमूर्त तरीके से और दूसरा है मूर्त तरीके से। अमूर्त तरीके से मतलब है जो बात हम सीधे तरीके से कह ही नहीं सकते तो प्रतीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो बात
हम सीधे तरीके से कह ही नहीं सकते तो प्रतीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ईश्वर का अनुभव गूंगे का गुड़ खाना है। ईश्वर का अनुभव गूंगे का गुड़ खाना है। ये अमूर्त तरीका है। दूसरा है मूर्त तरीके से। जो बात हम सीधे तरीके से कह सकते हैं पर प्रभाव के लिए प्रतीक का इस्तेमाल। जो बात हम सीधे तरीके से कह सकते हैं पर प्रभाव के लिए प्रतीक का इस्तेमाल। अब हम देखते हैं प्रतीक। प्रतीक जो है ये दो प्रकार से हैं, एक तार्किक प्रतीक, दूसरा व्यक्तिक प्रतीक। तार्किक प्रतीक में पहला पॉइंट है सहज या सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाली प्रतीक। सहज या सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाली प्रतीक। और दूसरा है कविता के लिए अच्छा है। कविता के लिए अच्छा है तार्किक प्रतीक। व्यक्तिक प्रतीक में पहला है निजी भाषा या कूट भाषा आम पाठक नहीं समझ पाता। निजी भाषा या कूट भाषा आम पाठक नहीं समझ पाता, वो व्यक्तिक प्रतीक है। दूसरा पॉइंट है कविता के लिए नुकसानदायक। कविता के लिए नुकसानदायक। और तीसरा पॉइंट है कबीर की उलटबासी। कबीर की उलटबासी। छायावाद प्रयोगवाद में प्रतीकों का खूब प्रयोग हुआ है। प्रगतिवाद में प्रतीकों का विरोध है। ठीक। अब हम देखते हैं मिथक। तो मिथक क्या है? हनुमान जी, ईसा मसीह, जिब्राइल या गैब्रियल, ये सब मिथक हैं। तो मिथक कहते किसे हैं? एक ऐसी चीज जिस पर लगभग संपूर्ण समाज को गहरा विश्वास है लेकिन उसके पक्ष में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, पर मजे की बात यह है कि उसको खारिज करने का प्रमाण भी नहीं है। एक ऐसी चीज जिस पर लगभग संपूर्ण समाज को गहरा विश्वास है लेकिन उसके पक्ष में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, पर मजे की बात यह है कि उसको खारिज करने का प्रमाण भी नहीं है। साहित्य में मिथक का प्रयोग क्यों? तो साहित्य में मिथक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो कबीर ने, जैसे पहले देख लेते हैं साहित्य में मिथक का प्रयोग क्यों करते हैं। तो पहला है पाठक की रुचि बढ़ाने के लिए। दूसरा है पाठक पर प्रभाव सीधे हृदय पर। पाठक पर प्रभाव सीधे हृदय पर। और तीसरा है समस्या का सार्वकालीकरण करने के लिए। समस्या का सार्वकालीकरण करने के लिए। तो साहित्य में मिथक का प्रयोग 3 कारणों से करते हैं। पहला है पाठक की रुचि बढ़ाने के लिए। दूसरा है पाठक पर प्रभाव सीधे हृदय पर। और तीसरा है समस्या का सार्वकालीकरण। तो अब देखते हैं कौन से कवि ने किन किन मिथकों का प्रयोग किया है। तो कबीर ने प्रयोग किया है राम का। कबीर ने राम का। सूरदास ने कृष्ण का। तुलसी ने रामचरितमानस का। जायसी ने पद्मावत या कन्हावत में। बिहारी ने कृष्ण का। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में। निराला ने राम की शक्ति पूजा में। प्रसाद ने कामायनी में, जिसमें उन्होंने कहा कि मनु पहला इंसान था। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत यशोधरा में। अज्ञेय ने असाध्य वीणा में, जिसमें इन्होंने जाजा नीज मिथ्या की बात की है। मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस में। और नागार्जुन ने हरिजन गाथा में, जिसमें इन्होंने कृष्ण का मिथक लिया है। तो नागार्जुन हरिजन गाथा, मुक्तबोध ब्रह्म राक्षस, अज्ञेय असाध्य वीणा, मैथिली शरण गुप्त साकेत यशोधरा, प्रसाद कामायनी, निराला राम की शक्ति पूजा, दिनकर कुरुक्षेत्र, बिहारी कृष्ण, जायसी पद्मावत या कन्हावत, तुलसी रामचरितमानस, सूरदास कृष्ण और कबीर राम। ठीक। अब हम चौथा और आखिरी शब्द देखते हैं फैंटेसी। फैंटेसी या फंतासी। तो क्या है फैंटेसी या फंतासी? एक ऐसा स्वप्न या कल्पना जो जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। एक ऐसा स्वप्न या कल्पना जो जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। तो जीवन में अपूर्ण इच्छाओं की काल्पनिक संतुष्टि ही फंटेसी है। या दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं जीवन में अपूर्ण इच्छाओं की काल्पनिक संतुष्टि ही फंटेसी है। और फंटेसी क्या है? मुक्तिबोध ने सबसे अच्छा प्रयोग किया है। फंटेसी का मुक्तिबोध ने सबसे अच्छा प्रयोग किया है। श्रीकांत वर्मा ने हवन कविता में इसका प्रयोग किया है। श्रीकांत वर्मा ने हवन कविता में इसका प्रयोग किया है।
साहित्य में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? साहित्य में इसका प्रयोग तो सबसे पहले है यूटोपिया। यूटोपिया मतलब क्या होता है? कल्पना के माध्यम से लेखक जिस दुनिया को बनाना चाहता है उसे दिखाता है, तो उसे यूटोपिया कहते हैं। कल्पना के माध्यम से लेखक जिस दुनिया को बनाना चाहता है उसे दिखाता है। दूसरा होता है अंतर्दर्शन, यानी किसी के मन के अंदर की स्थिति को दर्शाने के लिए, किसी की मन के अंदर की स्थिति को दर्शाने के लिए, जैसे मैं जो है वो ईगो है, वह जो है वो सुपर ईगो है। और बेतरतीब, एक शब्द आता है फैंटेसी में बेतरतीब, इसका मतलब होता है बिखरा या विखरा जिसका कोई लॉजिक ना हो, बिखरा बिखरा जिसका कोई लॉजिक ना हो। इसके वजह से संक्षिप्तता से लेखक अपनी बातों को आराम से रख सकता है। बिखरा बिखरा जिसका कोई लॉजिक ना हो, इसके वजह से संक्षिप्तता से लेखक अपनी बातों को आराम से रख सकता है। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सबसे पहले भाषा का इतिहास देखते हैं। तो भाषा के इतिहास में सबसे पहले आता है वैदिक संस्कृति, फिर आता है लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति जो है वो 1000 से 500 BC तक है, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये आम आदमी के लिए आसान बना दी गई संस्कृति को लौकिक संस्कृति कहते हैं। आम आदमी के लिए आसान बना दी गई संस्कृति को लौकिक संस्कृति कहते हैं। तीसरा है पाली भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से ईसवी संवत तक है, ईसवी संवत के शुरुआत तक। फिर है प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा जो ईसवी संवत से 500 ईस्वी तक है। फिर है अपभ्रंश जो 500 से 900 ईस्वी तक है। और फिर है अवहट्ठ जो 900 से 1100 ईस्वी तक है। उसके बाद आता है पुरानी या आरंभिक हिंदी जो 1100 से 1350 ईस्वी तक है। फिर आता है मध्यकालीन हिंदी जो 1350 से 1850 ईस्वी तक है। उसके बाद आता है आधुनिक हिंदी जो 1850 से और आज तक है। अब हम देखें हिंदी साहित्य में 4 काल हैं। हिंदी साहित्य में 4 काल हैं। पहला है आदिकाल जो 760 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। दूसरा है भक्ति काल जो 1350 से 1650 ईस्वी तक है, 1350 से 1650 ईस्वी तक है। तीसरा है रीतिकाल जो 1650 से 1850 ईस्वी तक है। तीसरा है रीतिकाल जो 1650 से 1850 ईस्वी तक है। और चौथा है आधुनिक काल यानी आधुनिक हिंदी। तो पहला है आदिकाल, फिर है भक्ति काल, फिर है रीतिकाल और फिर है आधुनिक काल यानी आधुनिक हिंदी। तो भक्ति काल और रीतिकाल को मध्य हिंदी भी बोलते हैं। भक्ति काल और रीतिकाल को मध्यकाल या मध्य हिंदी भी बोलते हैं। अब देखें हिंदी साहित्य की शुरुआत के 3 मत हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के हिंदी साहित्य की शुरुआत के 3 मत हैं। पहला है अपभ्रंश के साथ जो कि 500 से है, अवहट्ठ के साथ जो कि 900 से है और पुरानी हिंदी के साथ जो कि 1100 से है। यानी हिंदी साहित्य की शुरुआत के 3 मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपभ्रंश के साथ यानी 500 ईस्वी के साथ ही हिंदी साहित्य की शुरुआत हो गई, कुछ कहते हैं अवहट्ठ के साथ हुई यानी 900 ईस्वी के आसपास, और कुछ लोग कहते हैं पुरानी हिंदी के साथ हुई यानी 1100 ईस्वी के आसपास से। अब हम देखते हैं युग का नाम, उनका समय और उस समय के प्रमुख कवि या प्रवृत्तियाँ। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं आदिकाल। युग के नाम में पहला है आदिकाल जिसका समय है 700 से 1350 ईस्वी, 700 से 1350 ईस्वी, जिसमें प्रमुख कवि या प्रवृत्तियाँ हैं। पहला है रासो काव्यधारा, दूसरा है कवि विद्यापति, तीसरा है अमीर खुसरो, चौथे हैं सिद्धनाथ परंपरा और पांचवा है जैन। तो रासो काव्यधारा क्या है? जिसमें रस की धारा केंद्र में हो, आमतौर पर वीर तथा श्रृंगार रस। तो जिसमें रस की धारा केंद्र में हो, आमतौर पर वीर तथा श्रृंगार रस, वो रासो काव्यधारा है। इसमें नाम आता है पृथ्वीराज रासो का, यानी चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो का, वो रासो काव्यधारा में आता है। दूसरे हैं कवि विद्यापति जिनका रचना है मैथिल कोकिल या पदावली। दूसरे कवि हैं कवि विद्यापति जिनकी रचना है मैथिल कोकिल या पदावली। तीसरे हैं अमीर खुसरो जो कि एक सूफी कवि हैं।
चौथा है सिद्धनाथ परंपरा, जिसमें नाथ में है गोरखनाथ, नाथ में है गोरखनाथ यानी कबीर जिसमें आते हैं, गोरखनाथ जिसमें कबीर आते हैं यानी नाथ संप्रदाय। तो नाथ का मतलब है गोरखनाथ यानी कबीर यानी नाथ संप्रदाय, और सिद्ध का मतलब है सरहपा, सिद्ध का मतलब है सरहपा। और पांचवें है जैन, जैन का मतलब है हेमचंद्र, हेमचंद्र जो हैं वो जैन में आते हैं यानी प्राकृत की पाणिनि, हेमचंद्र को प्राकृत की पाणिनि कहा जाता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 57 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 58। तो हमने लेक्चर 57 में शुरू कर दिया था युग का नाम, समय और प्रमुख कवि या प्रवृत्तियों को देखने के बारे में, जिसमें हमने युग के नाम में पहला युग देखा था आदिकाल, जिसका समय था 700 से 1350 ईस्वी। और फिर उसमें प्रमुख कवि या प्रवृत्तियों में हमने पहला देखा था रासों का विधारा, जिसमें पृथ्वीराज रासों का चंद्रवरदायी आता है, जिसमें रस की धारा केंद्र में हो, आमतौर पर वीर तथा श्रृंगार रस, वो रासों का विधारा है। दूसरा था कवि विद्यापति का मैथिल कोकिल या पदावली। तीसरा था अमीर खुसरो जो कि सूफी कवि हैं। और चौथा था सिद्धनाथ परंपरा, जिसमें सिद्ध का मतलब है सरहपा और नाथ का मतलब है गोरखनाथ, जो कि जिसमें कबीर आते हैं यानी नाथ संप्रदाय आता है। पांचवा है जैन, जिसमें हेमचंद्र प्राकृत की पाणिनि आती है। फिर दूसरे युग का नाम आता है भक्ति काल। भक्ति काल जो है वो 1350 से 1650 ईस्वी तक है, 1350 से 1650 ईस्वी तक है। इसमें दो आते हैं, एक सगुण एक निर्गुण, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण में दो आते हैं, एक कृष्ण भक्ति और दूसरा राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति दूसरा राम भक्ति। कृष्ण भक्ति में सूरदास आते हैं, जबकि राम भक्ति में तुलसीदास आते हैं। और निर्गुण की बात करें तो निर्गुण में भी दो आते हैं, एक है संत काव्यधारा और दूसरा सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा में कबीरदास का वीजा कहा जाता है, और संत जो नाम पड़ा है ये गुरु नानक देव का नाम है। तो संत में गुरु नानक देव, और संत काव्यधारा में आ जाता है कबीरदास का बीजक, और सूफी काव्यधारा में आ जाता है जायसी का पद्मावत। फिर तीसरा युग आता है, तीसरा युग है रीतिकाल, जिसका समय है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, जिसमें प्रमुख कवि या प्रवृत्तियां हैं। पहला है लक्षण ग्रंथ परंपरा, यानी प्रशंसा कर और असरफी लेना, प्रशंसा कर असरफी लेना। तो रीतकाल में लक्षण ग्रंथ परंपरा दिखती है, जिसका मतलब है प्रशंसा कर असरफी लेना। इसे फिर चार भागों में बांटते हैं। पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा, पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा। इसमें दो लोगों का नाम आता है, दो कवि का, एक है केशवदास जिनका है रामचंद्रिका और दूसरा है पद्माकर। तो रीतबद्ध काव्यधारा में दो लोगों का नाम आता है, एक है केशवदास दूसरा है पद्माकर, केशवदास का है रामचंद्रिका। फिर दूसरा है रीतकाल का भाग रीत सिद्ध काव्यधारा। रीत सिद्ध काव्यधारा में आते हैं बिहारी, रीत सिद्ध काव्यधारा में आते हैं बिहारी और बिहारी का सतसई। तो रीत सिद्ध काव्यधारा में बिहारी का सतसई आता है। तीसरा है रीत मुक्त काव्यधारा, तो रीत मुक्त काव्यधारा में घनानंद आते हैं। और चौथा है रीति इतर, रीति इतर। तो रीति इतर में तीन भाग हैं, एक है वीर काव्य, दूसरा है भक्ति काव्य और तीसरा है नीति काव्य। तो वीर काव्य में भूषण आते हैं, भक्ति काव्य में दरिया साहब या थाठी साहब आते हैं, दरिया साहब या थाठी साहब। और नीति काव्य में वृंद कवि या गिरधर कविराय आते हैं, वृंद कवि या गिरधर कविराय आते हैं। तो रीतकाल में चार भाग हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति इतर। ठीक, अब चौथा युग देखते हैं। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1850 से आज तक। आधुनिक काल को दो भागों में बांटते हैं, पहला है भारतेंद्र युग और दूसरा है द्विवेदी युग। भारतेंद्र युग 1850 से 1900 ईस्वी तक है, जिसमें प्रमुख कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास और लाला श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास
और लाला श्रद्धाराम फिल्लौरी, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र का है ब्राह्मण नामक अखबार, प्रताप नारायण मिश्र का है ब्राह्मण नामक अखबार, बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप अखबार, बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप अखबार, और लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास है। और फिर लाला श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती है, लाला श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती है, और ये जो हैं ये ओम जय जगदीश आरती के लेखक हैं। फिर आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। इसमें दो परंपरा यानी दो काव्य धारा है, एक है अनुशासनवादी काव्य धारा और दूसरा है स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। अनुशासनवादी काव्य धारा में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। और फिर उस महावीर प्रसाद द्विवेदी का दो है, एक है सरस्वती पत्रिका और दूसरा है भारत भारती। तो अनुशासनवादी काव्य धारा में दो लोगों का नाम आता है, दो क्या तीन लोगों का नाम आता है, एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त और तीसरा है हरिऔध। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सरस्वती पत्रिका और भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त का है साकेत यशोधरा, साकेत और यशोधरा। यशोधरा क्या है, बुद्ध की पत्नी के बारे में है, यशोधरा जो है वो बुद्ध की पत्नी के बारे में है। और साकेत का जो नवम सर्ग है, साकेत का नवम सर्ग जो है वो उर्मिला के विरह पर है। तो साकेत का नवम सर्ग वो उर्मिला के विरह पर है। और तीसरे कवि हैं हरिऔध। तो हरिऔध का प्रिय प्रवास जो है वो राधा कृष्ण का विरह जिसमें है, हरिऔध का प्रिय प्रवास जिसमें राधा कृष्ण का विरह है, ये भी अनुशासनवादी काव्य धारा में आता है। फिर हम देखते हैं दूसरा है द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। तो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में श्रीधर पाठक ने स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की शुरुआत की। तो श्रीधर पाठक ने स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की शुरुआत की। और आधुनिक काल में फिर तीसरा युग आता है छायावाद युग। छायावाद युग जो कि 1918 से 1936 ईस्वी तक है, 1918 से 1936 ईस्वी तक है। जहाँ सीधी बात समझ ना आए, जहाँ सीधी बात समझ ना आए यानी रहस्यवादी जो है वही छायावाद है। तो जहाँ सीधी बात समझ ना आए यानी जो रहस्यवादी है वही छायावाद युग है। छायावाद युग में चार लोगों का मुख्य रूप से नाम आता है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद का है कामायनी, आंसू लहर झरना। जयशंकर प्रसाद का है कामायनी, आंसू लहर झरना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता। और तीसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लो नाम की पुस्तक लिखी, सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लो नाम की पुस्तक लिखी और इनकी रचना का नाम है युगवाणी, युगांत, ग्राम्या या परिवर्तन। युगवाणी, युगांत, ग्राम्य, परिवर्तन, ये चार इनकी रचना का नाम है और इन्होंने पल्लो नाम की पुस्तक लिखी। चौथे नंबर पे है महादेवी वर्मा। इनकी कविताओं में रहस्यवाद का प्रभाव एक नए तरीके से है। महादेवी वर्मा, इनकी कविताओं में रहस्यवाद का प्रभाव एक नए तरीके से है। फिर चौथा युग आता है उत्तर छायावाद युग। उत्तर छायावाद युग जिसमें दो चीज़ें हैं, एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक और दूसरा है हालावाद। राष्ट्रीय सांस्कृतिक का मतलब है इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक में आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक में आते हैं जो कि उत्तर छायावाद युग में है। और दूसरा है हालावाद। उत्तर छायावाद युग में दूसरा है हालावाद। हालावाद क्या है, जिसमें मौज मस्ती या मदिरा का अधिक सेवन हो, वो हालावाद है। इसमें दो लोगों का नाम आता है, एक है बच्चन जिन्होंने मधुशाला लिखी यानी हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने मधुशाला लिखी और दूसरे हैं भगवती चरण शर्मा। तो बच्चन और भगवती चरण शर्मा
इन दोनों का नाम हालावाद में आता है, जो कि उत्तर छायावाद युग है। उत्तर छायावाद युग में पहला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक, जिसमें 3 लोगों का नाम आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर। फिर पांचवा है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद जो है ये 1936 से 1943 तक है। 1936 से 1943 तक है। इसमें मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है और इसमें 5-6 कवि आते हैं, जिसमें पहले कवि का नाम है नागार्जुन, दूसरे कवि या लेखक हैं केदारनाथ सिंह, तीसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल, चौथे हैं मुक्तिबोध और पांचवें हैं रामविलास शर्मा। पहले हैं नागार्जुन, दूसरे हैं केदारनाथ सिंह, तीसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल, चौथे हैं मुक्तिबोध और पांचवा है रामविलास शर्मा। तो केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, प्रकृति का, और मुक्तिबोध ने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष दिखाया है। उसके बाद छठा युग आता है प्रयोगवाद। जो कि 1943 से 1951 तक था। तो प्रयोगवाद की शुरुआत अज्ञे ने इसे शुरू किया। प्रयोगवाद को, जो कि 1943 से 1951 तक है, जिसको अज्ञे ने शुरू किया। तो इसमें तार सप्तक का नाम आता है, यानी 7 कवियों का नाम आता है। प्रयोगवाद को अज्ञे ने शुरू किया। अज्ञे ने तार सप्तक लिखा, जिसमें 7 कवियों का नाम आता है, जिसमें पहले कवि हैं रामविलास शर्मा, दूसरे हैं मुक्तिबोध, तीसरे हैं अज्ञे, चौथे हैं गिरजा कुमार माथुर, पांचवें हैं नेमीचंद्र जैन, छठवें हैं भारत भूषण अग्रवाल और 7वें हैं प्रभाकर माचवे। यानी रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे। अब हम देखते हैं 7वां युग जो है। तो 7वां युग का नाम है नई कविता। 7वां युग है नई कविता या नई कहानी भी बोला जाता है। तो नई कविता या नई कहानी, जिसका युग है 1951 से 1960 तक। इसमें 2 परंपरा है, एक है व्यक्तिवादी आधुनिकतावादी धारा और दूसरा है समाजवादी आधुनिकतावादी धारा। तो व्यक्तिवादी आधुनिकतावादी धारा में अज्ञे का असाध वीणा आता है व्यक्तिवादी आधुनिकतावादी धारा में, और समाजवादी आधुनिकतावादी धारा में मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस आता है। तो नई कविता या नई कहानी के 2 भाग हैं, व्यक्तिवादी आधुनिकतावादी धारा और दूसरा है समाजवादी आधुनिकतावादी धारा। तो व्यक्तिवादी आधुनिकतावादी धारा में अज्ञे का असाध वीणा आता है और समाजवादी आधुनिकतावादी धारा में मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस आता है। अब देखते हैं 8वां युग। 8वां है आकविता। आकविता जो है वो 1960 से 1967 तक है। 1960 से 1967 तक है, जिसमें चरम भोग्यवाद न हो। तो आकविता क्या है, जिसमें मतलब चरम भोग्यवाद न हो, यानी इमोशनल कनेक्ट ना हो, तो यानी चरम भोगवाद ना हो। तो इसमें नाम आता है राजकमल चौधरी या धूमिल या सौमित्र मोहन। नाम है राजकमल चौधरी या धूमिल या सौमित्र मोहन। फिर है गंगा प्रसाद बिमल, फिर है जगदीश चतुर्वेदी और फिर है श्याम परमार। यानी पहले हैं राजकमल चौधरी या धूमिल या सौमित्र मोहन, दूसरे हैं गंगा प्रसाद विमल, तीसरे हैं जगदीश चतुर्वेदी और चौथे हैं श्याम परमार। गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार, इन्होंने मिलकर विजप नामक किताब लिखी। फिर 9वां युग है जनवादी कविता।
जनवादी कविता जो है वो 1967 से 1980 तक है। जनवादी कविता 1967 से 1980 तक है। इसका मतलब है प्रगतिवादी कविता का यह दूसरा चरण कहा जाता है। जनवादी कविता को जो कि 1967 से 1980 तक है, इसे प्रगतिवादी कविता का दूसरा चरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें चाइनीज मार्क्सिज्म यानी चाइनीज मार्क्सवाद जो है वो केंद्र में है। तो जनवादी कविता को प्रगतिवादी कविता का दूसरा चरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें चाइनीज मार्क्सवाद जो है वो केंद्र में है। इसमें दो लोगों का नाम आता है। पहला है दुष्यंत कुमार और दूसरा है रघुवीर सहाय। दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय का जो है हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो जो है रघुवीर सहाय का, ये जनवादी कविता है। और दूसरे कवि का नाम है दुष्यंत कुमार। फिर 10वां युग आता है नवगीत। नवगीत जो है वो नई कविता के समानांतर गीतों का आंदोलन है। नई कविता के समानांतर, जो कि नई कविता जो है वो 1951 से 1960 तक है। नई कविता के समानांतर गीतों का आंदोलन जो है वो नवगीत है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो हैं वो हैं रमेश रंजक। रमेश रंजक। तो नवगीत क्या है? नई कविता के समानांतर गीतों का आंदोलन। इसमें प्रमुख हैं रमेश रंजक। और 11वां युग आता है समकालीन कविता। 11वां युग आता है समकालीन कविता। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 58 यहीं पे समाप्त होता है।